गुड मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। आपकी स्क्रीन पर पिच रिपोर्ट। अमेरिकन मार्केट्स मिला जुला कामकाज, इनफैक्ट फ्राइडे को मिला जुला, मंडे को दबाव, कल फिर मिला जुला, तो डायरेक्शन की तलाश है। डाउनसाइड रिस्क खुल रहे हैं, लगातार प्रेशर है, कन्विक्शन नहीं है लेवल्स पे किसी की भी बाइंग का। वही रीजंस थे। हालांकि हारे निशान के साथ मिला जुला इसलिए कामकाज था क्योंकि कमोडिटी मार्केट में कुछ सुधार था, उससे कुछ उत्साह जागा, उससे कुछ खरीदारी आई। यूरोप आपकी स्क्रीन पर आएगा और वहां पे फिर से कुछ हल्का प्रेशर था, 1/4 से 2/3% के आसपास का दबाव। लेकिन एशिया कुछ हद तक संभलने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पे जापान आपकी स्क्रीन पर कल 4% पिटा था, अगर आपको याद हो। आज 2-2.5% के आसपास की रिकवरी। एसजीएक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट्स में ऑलमोस्ट 50 अंक के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत होगी। जैसे में रणनीति क्या होगी? जिस तरीके से कल एफआईआईज ने राइस का फायदा उठा के बिकवाली करी है, वो ये दर्शाता है कि हर राइस पे सेल करना चाहिए। और अभी भी बाजार का मूड बिल्कुल सुधरा नहीं, जबकि 0.5% एक अनएक्सपेक्टेड कटिंग की है आरबीआई गवर्नर ने। जैसा कि हम लोग कल सुबह बात कर रहे थे कि अगर उनकी कृपा हो जाए शायद बाजार सुधर जाए। हाथ जोड़ने का फायदा हुआ तो थोड़ा सा फायदा हुआ, नीचे सुधार हुआ, लेकिन दोनों तरफ से देखिए आप। ऊपर से देखिए तो 300 पॉइंट का करेक्शन है, ऊपर से देखिए तो आप है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के लिहाज से होनी चाहिए। एक मिक्स टीम रखना चाहिए, जहां कहीं कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे आपको ट्रेडिंग बाउंस मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल मूड नेगेटिव ही है। तो एक मिक्स टीम आज भी लेके उतर रहे हैं। खरीदारी और बिकवाली दोनों शेयर होंगे आज। रणनीति सेम है। 50 बेसिस पॉइंट बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज था, पर ऐसा लग रहा है 4 महीने लेट हो गया, तो शायद उसका इतना फायदा नहीं होगा। कंपनियों की यूटिलाइजेशन अभी भी बहुत कम है, तो कोई नया केपेक्स साइकिल रिवाइव हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक्चुअली बड़ी कंसर्निंग प्रॉब्लम है। और 50 बेसिस पॉइंट रघुराम राजन अगर दे देते हैं तो इसका मतलब है कि वो भी ग्रोथ को लेकर बड़े कंसर्न, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। तो और क्योंकि इस टाइम में मूड बिगड़ा हुआ तो आदमी सब गलती चीज सोचेगा, और वही मैं सोच रहा हूँ। तो हालांकि कल का मूव बड़ा इसका डॉट जोड़ना चाहिए। जेनेट जेलन ने जो अपना किया, ने वो भी एक रिकॉग्निशन था कि वर्ल्ड इकोनॉमी में दिक्कत है। अब आरबीआई गवर्नर भी कर रहे हैं। तो ये अब लोग मान रहे हैं कि प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस हो चुकी है। प्रॉब्लम सीरियस पर कल का मूव अच्छा था, इसीलिए इंडियन मार्केट, इक्विटी मार्केट में शायद हरे निशान के साथ कामकाज अगले कुछ दिनों तक सस्टेन हो सकता है। ये सच है कि ऊपरी लेवल से फिर से मूड बिगड़ेगा, फिर से बिकवाली करने के मौके होंगे, और कल एफआईआईज ने वो एविडेंट भी कर दिया कि ऊपर के लेवल्स पे अभी भी वो बिकवाली करने का मन बना रहे हैं। लेकिन हमें लगता है थोड़ा सा खरीदारी करने के मौके इस समय ज्यादा है। बहुत कन्विक्शन के साथ ट्रेड्स ना लें, ये ट्रेडिंग मोमेंटम, ट्रेडिंग पॉप्स को एंजॉय करें। हमें लगता है अभी भी हरे निशान के साथ कामकाज हो सकता है, इसलिए फोकस ज्यादा खरीदारी पर आज। शुरुआत जैसा कि मेटल कल हमने शॉर्ट किया था और पूरे दिन के दौरान वही एक सेक्टर था जो कमजोरी के साथ कर रहा था, लेकिन आज उसकी अपोजिट खरीदारी की सलाह होगी, क्योंकि कल बहुत तेजी से जो गिरावट हुई थी मेटल में, वो एक बाउंस देखने को मिला। विदेशी बाजार में भी देखेंगे तो वहां पे भी मेटल में तेजी देखने को मिली। इस सेक्टर सकते आज खरीदारी करनी चाहिए। टाटा स्टील जो कल हमने शॉर्ट किया था, आज हमें लगता है वही ऊपर की तरफ आपको ट्रेडिंग बाउंस देगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं होगी, ना ही आप उसको कैरी करें पोजिशन, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से हमें लगता है 7-8-9 रुपए तक के ऊपर के आपको लक्ष्य इसमें हासिल हो सकते हैं। 209, 210, 211 यहाँ के आसपास में एक टारगेट बनता है। तो जहां पे भी आपको कंफर्ट हो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें। 199 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें जरूर लगाएं। वेदांता, इसकी भी जोरदार पिटाई के बाद इसमें भी आज बाउंस की उम्मीद करनी चाहिए। कल ये भी 3-3.5% नीचे बंद हुआ था, और इसके इंटरनेशनली अगर आप देखिए तो तमाम सारे स्टॉक्स में ऊपरी स्तर देखने को मिले हैं। तो चूंकि मेटल एक ऐसी कमोडिटी इस समय बन चुकी है जहां पे आपको ट्रेडिंग के लिहाज से नजरिया रखना चाहिए। रोज गिरावट होती है, फिर कहीं एक दिन बाउंस आ जाता है, तो वो एक दिन आज बाउंस का हो सकता है। यहाँ पे हमें लगता है कि 92 रुपए तक के लक्ष्य वेदांता में हासिल हो सकते हैं। 86 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगाते हुए इसको खरीदारी कर सकते हैं। शुरुआत खरीदारी के साथ हम भी करना चाहेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस। कल हमने प्रीमियम के तौर पे धामपुर शुगर को दाढ़ा था। शुगर कंपनी थी, हमने कहा था कुछ दिनों के पॉप के लिए खेलें जरूर। हमें लगता है शुगर अभी भी फोकस में रहेगा, इसलिए धामपुर शुगर को आज फिर से हमने टीम में शुमार करा है। कल हमने हाईलाइट करा था किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में शुगर की कीमतों में पिछले 2 हफ्तों में उछाल देखने को मिला है। डोमेस्टिक मार्केट्स में भी 100 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास का इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तो फेस्टिव सीजन है, तो शायद कहा जा रहा है शुगर के प्राइसेस थोड़े से और फर्म अप होते हुए नजर आएंगे। यहाँ से वो अच्छी खबरें हैं। इस कंपनी ने प्रमोटर्स के वारंट्स का कन्वर्जन जो करा है वो अच्छे खासे प्रीमियम पे अभी भी। हमें लगता है इस काउंटर को रडार पे रखें। ग्रेपवाइन तो ये भी कहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट शायद आने वाले हैं इस स्पेस को फिर से सुधारने के लिए, रिवाइव करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो अच्छा खासा जंप हो सकता है, लेकिन अभी भी हमें लगता है 31.32 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। यही टारगेट जो हमने कल भी सेट करे थे इस काउंटर के 32 रुपए के आसपास।
दूसरा काउंटर जो सरप्राइजिंगली अच्छा खासा करेक्शन दिखा रहा है वो है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पूरे पैक में हम लगातार हाईलाइट कर चुके हैं अदानी ग्रुप के सबसे बेहतरीन कंपनी हमें नजर आती है। पिटाई इस हद तक हो चुकी है कि अपने रीसेंट लोज के आसपास अगर आप चार्ट चेकेंगे तो एक काउंटर वहां पे कामकाज कर रहा है। तो एक मेक और ब्रेक लेवल है, हो सकता है इन लेवल से सस्टेन ना कर पाए, अभी भी सपोर्ट न ले और प्रेशर आ सकता है। इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को अप्रोच करें। हमें लगता है जो मूड सुधरा है उन्हीं लेवल्स के आसपास से ये काउंटर शायद इन लेवल्स के आसपास वापस एक्यूमुलेशन दिखा सकता है, खरीदारी दिखा सकता है। हमें लंबी अवधि के लिहाज से तो वैसे भी पसंद है। आज के लिए भी ट्रेड के लिहाज से 305 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें खरीदारी करने के मौके। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। आशीष, जो हम अभी बात कर रहे थे, देखिए वो फ्लैश पे ही चल रहा। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच और HSBC कह रहे हैं कि RBI ने आगे की उम्मीद खत्म कर ली है, एम्यूनिशन खत्म कर लिया है एक साथ करके। 50 बेसिस पॉइंट की जो कटौती है उससे जितना हो सके उतना ही रिवाइव हो पाएगा, उतना ही रिवाइव हो पाएगा। तो ये एक इसको पढ़ने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, नेगेटिव पढ़िए पॉजिटिव पढ़िए। बहरहाल डिपेंडेबल तौर पे AB नूवो को सेलेक्टर्स ने चुना है। कल एक FDI का प्रपोजल जो कई सारे प्रपोजल थे उनमें से एक इनका भी था जो अप्रूव होता हुआ दिखा है। सेलेक्टर्स लगता है न्यूज ये है पॉजिटिव है काफी इनके लिए, उसके आधार पर स्टॉक में एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। चार्ट पे भी देखेंगे तो आपको स्ट्रांग दिखेगा और स्टॉक बड़ी से बड़ी गिरावट में भी ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ, अगर आप ये कहेंगे तो परफॉर्मेंस इसका बेटर हुआ है। तो सेक्टर्स लगता है ये एक पॉजिटिव न्यूज है। इसके दम पर हमें लगता है कि 35-30 रुपए तक का एक टारगेट बन सकता है। 2132 का लक्ष्य रखें और 2090 पे स्टॉप लॉस लगा के AB नूवो खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, एक इंटरेस्टिंग प्ले है MRPL, यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स या रिफाइनरी एंड केमिकल्स के नाम से कंपनी जानी जाती है। हमें लगता है कि अब शायद, क्योंकि हमने कहा था कुछ दिनों तक अब मोमेंटम सस्टेन होता हुआ नजर आएगा और शायद वो मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले। कल भी आपको याद होगा सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई थी RBI के उस तगड़े अनाउंसमेंट के बाद। 50 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती करी गई थी। MRPL जो कंपनी है दिग्गज ONGC की सब्सिडरी है। ध्यान रखें REC का जब OFS आया था तो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद बातचीतें चल रही थी कि सरकार एक मिड कैप PSU ETF लॉन्च करेगा जिसमें MRPL जैसी कंपनीज को इंक्लूड करा जाएगा और कुछ इन्फॉर्म्ड बाइंग हमें लगता है यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। ऑब्वियस है जब शुमार होता हुआ नजर आएगा तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे ट्रिकल इन होगा। MRPL को रडार पे रखें। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी सजेस्ट कर रही है कि MRPL में यहाँ से अच्छे खासे अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। पिछले 3 क्वार्टर से आपको याद होगा घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि DIIs लगातार मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स हम लगातार आइडेंटिफाई करने की वैसे भी कोशिश कर रहे हैं जहां पर DIIs की हिस्सेदारी बढ़ रही है, फिर DIIs का अच्छा खासा एक्सपोजर है। MRPL उनमें से एक है जिसमें लगातार DIIs का ध्यान रखें स्टेक बढ़ रहा है और अभी भी माना जा रहा है कि घरेलू पैसा जो है इक्विटी मार्केट से चैनलाइज होता रहेगा और ये पैसा ऐसी कंपनीज की तरफ शायद फोकस हो। एक और ड्राइवर जो है MRPL के लिए, कई सारे पॉइंट्स इंटरेस्टिंग है। ईरान सैंक्शंस जो थे वो इन प्लेस थे जो US ने इंपोज करे थे, वो अब धीरे धीरे जो हटाए जा रहे हैं उससे क्रूड का आदान प्रदान आसान होता हुआ नजर आएगा। तो MRPL के लिए एक मार्क बेनिफिट होगा क्योंकि MRPL ध्यान रखें अपनी सप्लाईज ईरान से सोर्स करने का काम करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, जो PSUs गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट रडार पे नहीं है वो शायद फोकस में आएंगे और ध्यान रखें उन PSU से एक्सपेक्टेड है कि वो इस साल जो डिसइन्वेस्टमेंट के रडार पे नहीं है वो तगड़ा डिविडेंड पे करते हुए नजर आएंगे। तो शायद Q2 ऑनवर्ड्स आप ऐसी कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरकार के राजकोष को बढ़ने के लिए यहाँ पे अच्छे खासे डिविडेंड्स आते हुए नजर आए। तो डिविडेंड प्ले के लिहाज से भी हमें अब कंफर्ट नजर आता है MRPL जैसी कंपनीज में। रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है। इन्फोसिस के नंबर्स तो आप कुछ ही सेशंस दूर हैं, 12 तारीख को नंबर्स आने वाले हैं और MRPL जैसी कंपनी एक्सपेक्टेड है, हाईली एंटिसिपेटेड है कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर करती हुई नजर आएगी। तो कई सारे इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। ग्रिपाइन तो ये भी कहता है कि कई सारे बाजार के दिग्गज जो ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर बुलिश हो रहे हैं MRPL को भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं और इसीलिए आपने देखा था MRPL में ऑपरेट बड़े स्मार्ट मूव्स आते हुए। 88.5 ONGC की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। PM मोदी साहब ने पिछले 11 महीनों में बड़े रिफॉर्म्स करे गैस स्पेस में, गैस प्राइसेस को लेकर, डीजल डी कंट्रोल को लेकर, अब तो वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम पे स्विच करने की बात है। तो बहुत कुछ हो रहा है। ऐसी कंपनी को रडार पे रखें। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन ये काउंटर्स पेशेंस रखें तो शायद बहुत तगड़ा मोमेंटम यहाँ से डिलीवर कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों पे फोकस करेंगे। एवरेडी इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक होगा मिडिल ऑर्डर का, यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी और कल RBI की तरफ से इसमें FII की
इन्वेस्टमेंट सीमा 49% कर दी गई है, जो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। तो आप देखा होगा ऐसी तमाम खबरों पे स्टॉक बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम इंडस्ट्रीज में यही खबर थी, स्टॉक 5% ऊपर गया था। हमें लगता है कि एवरेडी इंडस्ट्रीज में भी आज एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आपको 292 से 295 के बीच में लक्ष्य बनाते हुए इसमें खरीदारी करके आप चल सकते हैं। शुगर सेक्टर में फोकस है सेक्टर्स का, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और बजाज हिंदुस्तान दोनों में खरीदारी करिए। कल एक खबर शाम को आई है कि सरकार मिल्स को एक पैकेज देने की फिर से तैयारी कर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा कि केन ग्रोअर्स जो हैं उनको उनका जो पेमेंट बकाया है वो दिया जाए, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी, मिल्स चल नहीं पाएंगी क्योंकि क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है अक्टूबर से। तो सेक्टर्स का मानना है कि ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आप देखेंगे तो फॉरेन वायर्स में खबर कल शाम को आ गई थी, तो इससे सेक्टर्स को लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा आप देखेंगे तो ग्लोबली इंडिया का मानसून जो खराब हुआ उसकी वजह से 5% क्रॉप कम होगी, इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है। सेक्टर्स को लगता है कि प्राइसिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सुधार की गुंजाइश यहाँ पे बनती है। हालांकि पूरी तरीके से हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव कंपनियों के लिए होगा, मिलों के लिए होगा जिनका बहुत सारा बकाया है, तो उनको एक राहत मिलेगी। सेक्टर्स लगता है कि बजाज हिंदुस्तान, चूंकि नॉर्थ वेस्ट यूपी की जो मिलें हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा दिक्कत है, 15 रुपए के लक्ष्य देते हुए बजाज हिंदुस्तान में खरीदारी करें। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी 27 के लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन बना के चलें। आशीष फोकस खरीदारी पर रखेंगे मिडिल ऑर्डर में। और इंटरेस्टिंग ऐसी पॉकेट जिसको लेकर ऑफलेट तो पूरा स्ट्रीट और हम लोग भी शायद बेयरिश ही रहे, वो है कमोडिटी प्लेस, जिसमें हमें लगता है आज शायद एक ट्रेडिंग पॉप। ध्यान रखें, जो भी खरीदारी करने की सलाह है या फिर जो भी रिकमेंडेशन, वो एक एंटिसिपेशन है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लिव मोमेंटम नहीं होने वाले, तो इसलिए मैं बाबा हाईलाइट करता हूं ट्रेडिंग पॉप। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, बहुत तगड़ी पिटाई हुई है इस कंपनी की। कमोडिटी मार्केट्स में कुछ ग्लोबली हालात इंप्रूव हुए हैं, तो वो ट्रेडिंग के लिहाज से आज सेंटिमेंट पॉजिटिव होंगे। खबरें हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में स्टील मैन्युफैक्चरर शायद अपनी दरें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। कल जो आरबीआई ने दरों में कटौती करी है, ये सच है कि उससे केपेक्स साइकिल मैंने शुरुआत में कहा था नहीं इंप्रूव होगी, लेकिन ये जरूर उसकी यूटिलाइजेशन शायद कंपनीज के कुछ इंप्रूव हो सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं जो एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिए एक मोमेंटम दे सकते हैं। 52 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें। दूसरा स्टॉक जो हमें बहुत पसंद आता है लेकिन वो ग्लोबल मेल्टडाउन में बुरी तरह से फंसा हुआ है, वो है हिंडाल्को काउंटर। अभी भी कन्विक्शन नहीं इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि कल तो नीरज ने हाईलाइट कर दी कि यहां से आधा होने का भी डर है, तो पता नहीं कितना नीचे जा सकता है। लेकिन इस समय हमें लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम है, 70, 71, 72 तक के लेवल्स तक अप्रोच किया जा सकता है। स्टॉक पसंद है, लेकिन ये जो ग्लोबल मेल्टडाउन है मेटल्स का भी साइकिल टर्न अराउंड होगी ये कहना मुश्किल है, तो वो भापना तो किसी के भी बड़ी मुश्किल काम है। तो निबलिंग करने के मौके शायद अभी भी नहीं आए, लेकिन अभी ट्रेडिंग के लिए बायसनेस के साथ अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन एक स्टॉक जिसमें कन्विक्शन काफी ज्यादा है, जिसको हम कई बार पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं, और अब तो आपने सीएनबीसी आवाज पे कल दिग्गजों का आके भी सुना होगा जो इस फोकस स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं, वो है कोल इंडिया का काउंटर। 430, 440 से बहुत तगड़ी पिटाई हुई है इस काउंटर की। ओएफएस का ओवर है शायद वो नहीं, उससे ज्यादा दिक्कत की बात है। ग्लोबली कोयले की कीमतें जो क्रैक हो रही हैं, शायद उसका भी रिप्रेजेंटेटिव है ये कोल इंडिया का काउंटर में जो प्राइस करेक्शंस आए हैं। लेकिन ये प्राइस करेक्शंस वाकई हमें लगता है इस काउंटर में तो एटलीस्ट निबलिंग के मौके, यानी कि हल्की खरीदारी करने के मौके। बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग ना करें, बहुत हल्का हल्का निबलिंग करें। ट्रेडिंग के लिहाज से आज हमें लगता है 320 के पार शायद जाता वो नजर आए। तो ये 3 कमोडिटी प्लेस खरीदारी करने की सलाह, और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को सेक्टर ने चुना है। एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट करती है कंपनी, खासतौर पे जो ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल है या इस तरीके की जो चीजें हैं, वनस्पति ऑयल, ग्लूकोज है, स्टार्च है, व्हीट फ्लोर्स है। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसी तमाम कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि तो डॉलर की मजबूती लगातार बनी हुई है, और दूसरा सरकार भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी ऑलरेडी लगा चुकी है एडिबल ऑयल में। और सेक्टर्स को लगता है कि एक बार फिर से चांसेस बन सकता है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एज उनके पक्ष में नहीं है। सेक्टर्स को लगता है कि उसके लिए भी आप तैयार हैं, तो एक बड़ा फायदा इनको होगा। दूसरा, अपनी करेंसी को आप देखिए, रुपया को, तो बहुत कल जो है रेट कट के बावजूद बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा सा 30-40 पैसे की स्ट्रेंथ हुई, लेकिन अभी भी वीकनेस कंटिन्यू परसिस्ट है। और अगर ये खबरें चल रही है कि चाइना एक बार फिर से अपनी करेंसी डिवैल्यू कर सकती है, तो निश्चित तौर पर रुपए और प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जो अल्टीमेटली एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। कल आपने सुना होगा कि बहुत सारे जानकारी ये कह रहे थे कि एक्सपोर्टर्स को बड़ी अभी भी दिक्कत है, और ये बात सही है, और इसी के लिए सेक्टर्स को लगता है कि निर्मला सीतारमण जल्द ही एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट करने वाले, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं इनके लिए फायदे की मंद होगी। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को तगड़ा फायदा इससे हो सकता है। सेक्टर्स को लगता है कि हाल फिलहाल में काफी ऊपर ही गया था, वहां से मार्केट जब करेक्ट हुआ थोड़ा नीचे आया ये। इसके अलावा प्रोमोटर्स ने लगातार अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, और इस समय करीब 72% स्टेक होल्ड कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है कि प्रोमोटर की तरफ से लगातार बैकिंग बनी हुई है। और हमें इसके साथ ये भी लगता है कि जो
तमाम सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आप देख रहे हैं उनमें एग्री कमोडिटीज के लिए काफी गुंजाइश है, क्योंकि अपने यहाँ का मानसून कम हुआ है, प्राइसिंग हमेशा हाई रहने की संभावना है और डॉलर जो मजबूत लगातार बना हुआ है उसका बड़ा फायदा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को होगा। मुझे लगता है कि आज 56 रुपए का लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल करेगा। आपको याद होगा पिछले दिनों जब हमने कोहिनूर फूड्स किया तो स्टॉक ने 12-13% दिया था, क्योंकि एग्री कमोडिटीज में इस समय पूरा फोकस है। 48 के स्टॉप लॉस के साथ 56 का लक्ष्य देते हुए खरीदारी करके चले। आशीष, आरबीआई की पॉलिसी एक बड़ा इवेंट था, अब वो पीछे जा चुका है। मेरे ख्याल से अब बाजार पूरी तरह फोकस करेगा अर्निंग्स पे, यानी कि जो नतीजों का सीजन आने वाला है और ट्रेडर शायद अब उस लिहाज से पोजीशंस बनाते हुए आपको नजर आए। और इस अर्निंग्स सीजन में हमें एक स्पेस जो पसंद आती है वो है केमिकल स्पेस, और इसमें भी हमारे एक्सपर्ट ने स्टॉक आइडेंटिफाई करा है, आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो है नॉसिल का काउंटर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 यानी कि जो एक क्वार्टर नंबर्स आने वाले हैं बेहद स्ट्रांग नंबर्स ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। नॉसिल एक स्ट्रांग पेरेंटेज वाली वैसे ही कंपनी, ध्यान रखिए अरविंद मफतलाल ग्रुप की एक एंटिटी है और एक कमजोर एनवायरमेंट में कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं, ध्यान रखें, जो लगातार बेहतरीन नंबर्स घोषित कर रही हैं, चाहे वो Q4 FY15 हो, Q1 FY16 हो, और नॉसिल उनमें से एक प्ले है। ये कंपनी लार्जेस्ट सप्लायर और मैन्युफैक्चरर है रबर केमिकल्स की, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है पेट्रोकेमिकल स्पेस से, जैसे कि एथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने का काम है। अच्छा, मैंने कहा नंबर्स, Q4 FY15 जो पीता फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर था, मुनाफा 70% ऊपर था, पूरे साल में मुनाफे में 140% का जंप था। ना सिर्फ ये, इस कंपनी की पैट के अलावा भी अगर आप सेल्स देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो उसमें एक सुपर्ब रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनफैक्ट इस वित्त वर्ष का पहला क्वार्टर जो था Q1 FY16, वहां पे मुनाफा 66%, 66% का जंप दिखा रहा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिमिलर परफॉर्मेंस ये कंपनी शायद Q2 में डिलीवर करती हुई नजर आए, क्योंकि कच्चे तेल की जो कीमतें गिरी थी उसका अभी भी पूरी तरह से फायदा इन कंपनीज को नहीं मिला है, अभी भी वो फुल इंपैक्ट विजिबल होना बचा है। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q2 और भी शायद एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस कंपनी घोषित करती हुई नजर आएगी। एक तो हम बाजार को लेकर पॉजिटिव हैं, मिड कैप स्पेस को लेकर पॉजिटिव हैं, ध्यान रखें एक छोटा टिकट साइज का और हाई बीटा जोन का काउंटर, इसलिए थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट्स हैं, 50 के ऊपर जाता हुआ शायद नजर आए। हमें लगता है लेकिन ऐसे काउंटर्स को सिंगल आउट करें जहां पे रिजल्ट सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, जहां पे फंडामेंटल्स को लेकर कन्विक्शन आ रहा है, शायद नॉसिल में से एक काउंटर हो सकता है। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, छोटे से ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3-3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आखिरी के 3 खिलाड़ी, और तीनों खिलाड़ी को आप बिकवाली करने की सलाह है। IDFC पहला काउंटर, हालांकि हमें बहुत पसंद आता था, लेकिन लगातार जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही है इंडिकेट करी वीकनेस, बैंक लॉन्च होना और ऐसे टाइम पे जब रेट वॉर छिड़ चुके हैं, ऐसे टाइम पे जब इकोनॉमी की बड़ी खस्ता हालत है, शायद इसीलिए ये स्टॉक लगातार रिट्रेस कर रहा है, शायद प्रेशर और बनता रहे, दबाव देखने को मिले। एक्सिस बैंक, ध्यान रखें अब तो दिग्गज बैंक जब मूव कर चुके हैं तो इन सबको मजबूरी में दरों में कटौती करनी पड़ सकती है। बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल्स का स्ट्रेस एसबीआई ने तो हाईलाइट भी कर दिया 10 से 12 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनआईएम्स प्रेशर में आएंगे। हमें लगता है बैंक्स के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, अभी रेट वॉर जब छिड़ेंगे तो दिक्कत की बात होगी इन तमाम बैंक्स के लिए। इन बैंक्स शायद अगर उछाल देखने को मिले आज तो बेहतर मौके होंगे बिकवाली करने के, तो इन लेवल्स को आप एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। बॉश हमने कल भी हाईलाइट करा था, हमने कहा था बड़े क्रिटिकल लेवल्स पे प्रेशर देखने को मिलेगा, कल के अच्छे बाजार में भी ध्यान रखें स्टॉक 2-2.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था। बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है तो हो सकता है एक मोमेंटम रिवर्सल आ सकता है, ऊपर इस तरह पे जाएगा, पर अभी भी हमें लगता है बिकवाली करने के मौके हैं, किसी भी उछाल में भी बिकवाली करने के मौके हैं, जिस तरह से फोक्सवैगन, जिस तरह से वो जाज, जिस तरह से दिक्कतें लगातार प्रोफाउंड या बढ़ती हुई नजर आ रही है डीजल इंजन स्पेस जहां पे बॉश एक्टिव है, इसकी इंटरनेशनल पैरेंट तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। बिकवाली करने की रणनीति लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। नीरज जी आखिरी के 3 खिलाड़ी, अपोलो हॉस्पिटल्स और सिप्ला, 2 स्टॉक्स शॉर्ट करने वाले होंगे। सेलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से एफडीआई प्रपोजल इनके रिजेक्ट हुए हैं उससे एक टेम्परेरी शॉर्ट बनता है इसमें। 625 का लक्ष्य सिप्ला में होना चाहिए और अपोलो हॉस्पिटल्स में 1425 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें। डिश टीवी एक और यहाँ पे शॉर्ट करें, एक बड़ा स्टेक होल्डर इसमें अपना स्टॉक बेचा और 103 रुपए के आसपास की रेंज बनाई गई है जो उससे नीचे, क्योंकि सेक्टर लगता है आज 7-8 रुपए इसमें भी करेक्शन का मोड बनता है। 112 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी शॉर्ट पोजीशन बनाए। पूरी टीम पे एक बार नजर डालते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मिली जुली टीम है, यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। टाटा स्टील और वेदांता यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने सलाह देने सेलेक्टर्स, क्योंकि बाउंस की उम्मीद है। वहीं एबी इनोवो में एफडीआई के प्रपोजल मंजूर हुआ, वो खरीदारी सलाह होगी। एवरेडी में एफआईआई की लिमिट बढ़ा दी गई, उसकी वजह से खरीदारी करिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है सरकार की तरफ से, इसलिए पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, एग्री एक्सपोर्ट्स पे सेक्टर्स का लगातार फोकस है और
स्टॉक्स में लगातार तेजी देखने को मिली तो वो खरीदारी करिए। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स, डिश टीवी और सिप्ला यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। तीनों काउंटर कमजोर लग रहे हैं। आशीष 7 बल्लेबाज 3 गेंदबाज, थोड़ा सा कॉशियस रहने का वक्त होगा। शुगर हमारे रडार पे, कल भी फ्री हिट के तौर पे धामपुर शुगर था, आज ओपनिंग स्टॉक बनाया है, हमें लगता है अच्छा मोमेंटम में काउंटर दिलेगा। अदानी पोर्ट एसएससी रीसेंट करेक्शन के बाद हमें लगता है शायद खरीदारी करने के मौके हैं, रडार पे रखें इस काउंटर को। एमआरपीएल एक ऐसी कंपनी जिसको लेकर हमने तमाम पॉजिटिव्स हाईलाइट करें, हमें लगता है लंबी अवधि में एक बड़ा स्ट्रांग प्ले हो सकता है। जिस तरह से सरकार इस स्पेस पे काम कर रही है, जिस तरह से पीएसयू ईटीएफ की बात हो रही है, नया पैसा आने की बात हो रही है, एमआरपीएल को रडार पे रखना चाहिए। ईरान प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो रही है। सेल हिंडाल्को, कोल इंडिया, कमोडिटी प्लेस जिनमें हमें लगता है आज एक पॉप के लिए खेला जा सकता है। कोल इंडिया तो रीसेंट करेक्शन के बाद हमें लगता है एक एक्यूमुलेशन जोन है, तो इसमें तो आप निबलिंग करते हुए चलें। नोसिल हमने हाईलाइट करा था वो स्पेसिफिक काउंटर्स, क्योंकि अब रेट कट हमारे पीछे जा चुका है, अब अगला ट्रिगर है अर्निंग सीजन का। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज जो ऑपरेट बड़ा स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे रही है प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल्स के फ्रंट पे, और एक्सपेक्टेड है कि Q2 में भी अच्छे नंबर्स डिलीवर हो सकते हैं। उनमें से एक कंपनी सिंगल आउट करे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो है नोसिल का काउंटर। खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए रिजल्ट सीजन से पहले। आईडीएफसी, एक्सिस बैंक, हमें लगता है फाइनेंशियल्स अभी भी प्रेशर में रहेंगे। अगर कोई अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में आता है तो और बेहतर मौके होंगे आपके बिकवाली करने के लिए। रडार पर रखें इन काउंटर्स को। फाइनली वॉच तो दिक्कतें चल रही हैं ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स को लेकर, डीजल स्पेस में खास तौर पे, वॉच को रडार पे रखें। रीसेंट करेक्शन शार्प होता जा रहा है, हमें लगता है अभी भी दबाव और गहराता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी, उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। दीजिए इजाजत हम दोनों को, लेकिन आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।